फिर ये भिखारी काम हो गया, अब अगला कदम तुम्हारा। शहर के सबसे अमीर लड़के शिप्रा ने, जिसे मजबूरी में अपना पति मान लिया था, अब उसी आदमी की हरकतें उसे डराने लगी थी। दिन भर जो चुपचाप एक मामूली भिखारी बनकर घूमता था, वो चोरी छिपे किसी से मिल रहा था। फटे कपड़े, हाथ में कटोरा, लेकिन उसकी हरकतें किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। पूरे 6 लाख है और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हे भगवान, ये मेरी शादी किससे हो गई? आखिर ये आदमी है कौन? क्या शिप्रा से शादी करके वो कोई बड़ा फ्रॉड करने वाला है? क्या कोई शख्स पर्दे के पीछे से उसे ये सब करवा रहा है? या फिर ये भिखारी खुद ही किसी ऐसी साजिश का मास्टरमाइंड है जिसका अगला निशाना शिप्रा और उसका परिवार है? एक भिखारी ही मिला था शादी करने के लिए तुझे शिप्रा, जिसकी बदबू के कारण कोई उसे अपने पास ना बैठाता हो। तूने उससे शादी कर ली, आखिर क्यों? क्यों? इसके पीछे एक ऐसी वजह है रूही, जिसे मैं अभी बता नहीं सकती, पर मैं इसकी पत्नी हूँ, इतना जानती हूँ। शिप्रा की बात सुनते ही शादी में आए लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उलझे बाल, फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी, कंधे पर गंदा सा झोला, और उसी हालत में शिप्रा का दूल्हा मंडप में खड़ा था। शादी के मंत्रोच्चार के बीच ये नजारा सबको हैरान कर रहा था। ये शादी संपन्न हुई, वर और वधू अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले। शिप्रा एक 6 फुट के फटेहाल भिखारी शौर्य की दुल्हन बन चुकी थी। ये देखकर उसका भाई राहुल डबडबाई आंखों से बोल पड़ा, दीदी सॉरी, आपको मेरे कारण। भाई, तुझसे ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं। ये कहते ही राहुल ने नजरें झुका ली। तभी शिप्रा का भिखारी दूल्हा भीड़ से बचते हुए साइड में गया और अपने झोले से एक महंगा फोन निकालकर धीरे से बात करने लगा। विक्रम, काम हो गया, अब अगला कदम तुम्हारा। लेकिन शिप्रा नहीं जानती थी, जिसे वो अपना पति मान रही है, वो कोई आम भिखारी नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी और उलझने लगी। क्यों लाडो रानी, खाना प्लेट में खाओगी या हाथ में कटोरा रख दे? आखिर तुम एक भिखारी की पत्नी जो ठहरी। शिप्रा ने सीधे कुछ नहीं कहा, मगर डाइनिंग टेबल पर जैसे ऐलान करते हुए बोली, मैं इस घर में अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी, तो बेहतर है आप सब अपनी डिग्निटी बनाए रखें। हालांकि शिप्रा का अपने पति से कोई खास रिश्ता नहीं था, दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, फिर भी उसका ये व्यवहार सबको हैरान कर रहा था। माँ, मैं मंदिर होकर आती हूँ, बहुत बेचैनी लग रही है। लेकिन मंदिर पहुंचकर शिप्रा ने जो देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। मंदिर के पीछे उसका भिखारी पति शौर्य धीमी आवाज में एक लड़की से बात कर रहा था। ये लो मेघा, पूरे 6 लाख है और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये देखकर शिप्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक भिखारी और इसके पास इतने पैसे, कहीं इसने हमारे घर से चोरी तो नहीं की? तभी उसे सुबह की बात याद आई, जब उसके पिता राजदीप ने शौर्य को कुछ पैसे देने चाहे थे। नहीं राजदीप राय जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आप चाहें तो राहुल को दे दीजिए, मैं उसके साथ जाकर अपने लिए कपड़े ले लूंगा। उस वक्त उसकी खुददारी ने शिप्रा का दिल छू लिया था, लेकिन अब वही श्रमण किसी और लड़की को लाखों रुपए दे रहा था। ये देखकर वो घबरा गई। हे भगवान, ये मेरी शादी किससे हो गई? तभी अचानक मंदिर में हंगामा मच गया। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। ये खतरनाक गुंडा रजत यहाँ कैसे? वो गंदी हंसी हंसते हुए शिप्रा को घूर रहा था। सुना है तुम्हारी शादी एक भिखारी से करवा दी गई। अफसोस हुआ, सोचा हम भाई की गलती सुधार दें। शादी उससे सही, मगर हनीमून हम मनाएंगे। इतना कहकर वो शिप्रा को जबरदस्ती उठा लेता है, लेकिन तभी एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ता है और शिप्रा छूटकर दूर गिर जाती है। शिप्रा ने हैरानी से देखा, उसके सामने शौर्य खड़ा था। रजत, ये तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होनी चाहिए। दोबारा अगर तूने मेरी बीवी की तरफ नजर डाली तो सिर्फ तेरी आंखें नहीं निकालूंगा, बल्कि तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। इससे पहले कि शौर्य अपनी बात पूरी कर पाता, निहत्थे शौर्य पर हथियार लेकर सारे गुंडे टूट पड़े। शिप्रा डर से कांपने लगी, मगर शौर्य के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उसने एक एक कर सारे गुंडों को धूल चढ़ा दी। देख लूंगा तुझे भी और तेरी महबूबा को भी। शिप्रा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक निहत्था भिखारी अभी अभी 30 गुंडों पर भारी पड़ गया था। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। शिप्रा और उसके परिवार ने पुलिस को देखा तो उनकी जान में जान आई। वो दौड़ते हुए पुलिस के पास पहुंचे और जैसे ही इंस्पेक्टर से कुछ कहने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर ने कहा, पकड़ के थाने ले चलो उस भिखारी को। मैडम आप घर जाइए, ये पुलिस का मामला है। मुख्तार भाई के भाई पर हमला किया है इस भिखमंगे ने, इसकी सजा इसे बराबर मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, उसने तो मुझे बचाया है। अभी शिप्रा कुछ कहती, तभी उसकी चाची सरला ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, एक काम कर, तू भी
भी इसके साथ थाने चली जा। जेल में तोता मैना का खेल खेलती रहना। ऐसा बोलकर सरला शिप्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से ले गई। पुलिस वाले ने उस भिखारी को पकड़ लिया। वो भी चुपचाप उनके साथ थाने चला गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उस भिखारी को उल्टा लटका दिया और बेल्ट से मारने लगा। साले, मुख्तार भाई से पंगा लेता है, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मगर भिखारी अब भी चुपचाप मार खा रहा था। उसकी पीठ से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फिर से बेल्ट उठाई, थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर। तुम जानते हो तुम किसे पकड़ लाए हो? हम सबकी वर्दी उतरवाओगे तुम। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बहुत चोट लगी है आपको। जय हिंद सर। ये भिखारी, इसने मुख्तार भाई के क्या मतलब सर? ये तो उस मंदिर का। कमिश्नर ने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को कुछ दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर थर थर कांपने लगा। शौर्य राठौड़ ऐसे? माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। आपने बताया क्यों नहीं? उस मुख्तार की बातों में आ गया मैं। उसने तुरंत उस भिखारी को खोला और अपने जूते से खुद को मारने लगा। मैं ठीक हूँ, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। जी। भिखारी शौर्य वहाँ से निकला और वापस मंदिर के सामने जा अपने सर पर चोट वाली जगह थोड़ी मिट्टी रगड़ी और कटोरा लेकर बैठ गया, बिल्कुल चुप। उधर शिप्रा ने अपने घर की बालकनी से उसे देखा तो चौंक पड़ी। वो निकलकर उसके पास गई और कहा, आपको बहुत चोट आ गई मेरे कारण, मुझे माफ कर दीजिए, आप घर चलिए मेरे साथ। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ उठकर चल दिया। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे पर पहुँचे, चाची सरला ने रास्ता रोक लिया। इस बदबूदार भिखारी को अंदर लाई तो तेरा सर होगा और मेरी जूती। इन सब का कारण तू है शिप्रा। किसने कहा था उस मुख्तार के भाई को झापड़ मारने को? चाची, जान बचाई है उसने मेरी। शोर शराबा सुनकर पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गेट पर आया। वहाँ का नजारा देखकर दादाजी दंग रह गए थे। सरला चाची बोले जा रही थी। अभी सरला आगे कुछ कहती कि दादाजी गरजे, सरला बस बहुत हुआ। उसकी जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसका ब्याह उस गुंडे से कर देती? शिप्रा ने जो किया वो सही किया। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। इसे मॉल ले जाओ और इसके लिए कुछ अच्छे साफ कपड़े खरीदवा दो। सब ये सुनकर सन्न रह गए। सरला चाची चुपचाप अंदर चली गईं। दादाजी ने शिप्रा से उस भिखारी की चोट पर दवा लगाने को कहा और अपने पोते राहुल से कहा, जी दादाजी। थोड़ी ही देर बाद राहुल उस भिखारी शौर्य को बाइक पर बैठाकर मॉल ले गया। पहले तो वहाँ मॉल के गेट पर ही गार्ड ने भिखारी को देखते ही उसे रोक दिया, मगर फिर ये जानकर कि राहुल किस परिवार से है, उसे उस भिखारी के साथ अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर राहुल ने उसे कुछ कपड़े दिलवाए और चेंजिंग रूम की तरफ ले गया। ये देखो, इसके अंदर जाकर तुम ये कपड़े पहनकर देख। और बात करते करते दरवाजा खोलकर देखते हुए अचानक राहुल की बोलती बंद हो गई। उसने जैसे ही एक दरवाजा खोला, अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई, बचाओ। राहुल ने झट से सॉरी बोलकर दरवाजा बंद किया। वो लड़की दरवाजा बिना लॉक किए ही चेंज कर रही थी। उसने पीछे पलटकर देखा, भिखारी शौर्य किसी चेंजिंग रूम में घुस चुका था। राहुल वहाँ से बाहर आया। तभी एक हट्टे कट्टे पहलवान टाइप लड़के ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्यों बे, मेरी गर्लफ्रेंड का एमएस बनाता है? चुप, बिल्कुल चुप। कान पकड़ के मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुर्गा बन और कुकड़ू कू सॉरी बोल। क्या? वो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरी गलती नहीं है। तो ये ले। ऐसा बोलकर उस लड़के ने राहुल को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो चौंक पड़ा। है भिखारी मॉल में? तू अंदर कैसे आया बे? और रुक, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा बे, सड़े हुए अंडे? ये तूने क्या किया हरामजादे? सलीम डॉन के भाई को मारता है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर वो शौर्य पर झपटा, मगर शौर्य ने उसकी कलाई को कुछ ऐसे घुमाया कि वो वहीं दर्द के मारे बैठ गया। कट की आवाज के साथ उसकी कलाई जाम हो गई थी। उसने फोन निकाला और शहर के नामी गुंडे सलीम भाई को कॉल किया। सलीम का नाम सुनते ही उस मॉल में अफरा तफरी मच गई। सब वहां से भागने लगे, मगर शौर्य वैसे ही वहीं खड़ा रहा। सलीम भाई, एक भिखमंगे ने मुझ पर हाथ उठाया, उसको ऊपर उठाने का है। शौर्य चुपचाप वहां खड़ा रहा। राहुल की तो टांगे कांप रही थीं। वो पसीने में नहा गया था। थोड़ी ही देर बाद वहां गुंडों से भरी गाड़ी आई और उसमें से उतरा खूंखार डॉन सलीम। आते ही उसने एक फायर किया और उसके गुंडों ने वहां घुसते ही शौर्य पर हमला कर दिया। मगर फिर वहां का सीन देखकर उन सब की आंखें बाहर निकल आईं। 10 सेकंड में 10 गुंडे वहां जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। सलीम भाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ।
वो उस भिखारी शौर्य के पास गया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मैं तो इस लड़के को 6 इंच छोटा करूंगा। ऐसा बोलकर उसने वहीं खड़े राहुल को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मगर तभी जो हुआ वो देखकर राहुल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अब तक जिस भिखारी जीजा को वो गूंगा समझता था वो बोला, सलीम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे तू बात करेगा? तुझ जैसे भिखमंगे पर मैं थूकूं भी नहीं। नहीं सुनेगा तो तेरा ही नुकसान होगा। सलीम ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, बोल। ऐसे नहीं, तेरे कान में। अबे ओए, खेल चल रहा है क्या इधर? ये लड़का तो गया। उसके बाद कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सलीम सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, आप बोल कान में। भिखारी शौर्य उसके पास गया और उसके कान में कुछ कहा। वो बात सुनते ही सलीम के हाथ पैर सुन्न हो गए। राहुल उसके हाथ से छूट गया। वो अपने भाई की तरफ मुड़ा और कहा, जावेद भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल इनके सामने मुर्गी बनकर कुकड़ू को सॉरी बोले। ऐसा बोलकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सब ये नजारा देखकर हैरान थे। वो हत्ता कट्टा लड़का जावेद, जो अब तक अपने डॉन भाई के नाम पर उछल रहा था, पसीने पसीने हो गया था। शौर्य ने राहुल का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। बीच रास्ते में राहुल ने उससे पूछा, वो इतना बड़ा डॉन सलीम, क्या कहा तुमने उसके कान में कि वो घबरा गया? शौर्य उसका सवाल सुनकर भी चुप रहा और सामने की तरफ देखता रहा। राहुल ने फिर कहा, देखो अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं, मुझे पता है तुम बोल सकते हो। शौर्य ने राहुल के सवाल का जवाब दिए बिना कहा, घर में किसी को भी इस घटना के बारे में मत बताना। क्या मतलब? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने ये सब कैसे किया? क्या कहा तुमने उस डॉन को कि वो रोने लगा? वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना सलीम भी मुख्तार का ही आदमी है। अगर तुमने घर में इस घटना के बारे में बताया तो लोग समझेंगे मुख्तार के लोग तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं और फिर तुम्हारा कहीं भी निकलना बंद भी करवा सकते हैं। नहीं, मुझे अपनी आजादी प्यारी है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जब वो लोग घर पहुँचे तो सबने उसे उन्हीं भिखारी वाले कपड़ों में देखा तो चौंक पड़े। दादाजी राहुल को डांटने लगे। तभी शौर्य बोला, उसकी कोई गलती नहीं है, वहाँ मॉल में मुझे घुसने ही नहीं दिया। वैसे भी मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। भिखारी जमाई शौर्य को बोलता देखकर राहुल को छोड़कर बाकी सारे लोग हैरान रह गए। शिप्रा ने चौंक कर पूछा, तुम बोल सकते हो? तो तुम शादी के दिन गूंगे क्यों बने हुए थे? वो मुख्तार के सामने आप जैसे बड़े लोग कुछ नहीं पा रहे थे, तो मैं तो एक भिखारी हूँ। अचानक मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। उसकी ये बात सबको सही लगी। आखिर एक भिखारी मुख्तार जैसे डॉन के सामने क्या बोल सकता था? तभी दादाजी बोले, ठीक है, सारा शहर जान चुका है शिप्रा की शादी तुम जैसे भिखारी से हुई है। हम तुम्हें मंदिर में भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकते। तुम यही रहोगे, हमारे नौकरों के कुछ पुराने कपड़े होंगे, तुम वही पहन लो। ये सब सुनकर शिप्रा की माँ और चाची ने बुरा सा मुंह बना लिया। मगर पिताजी, ये भिखारी हमारे घर में। जब तक शिप्रा तलाक के लिए मान नहीं जाती हमें ये करना ही होगा। ये नौकरों के साथ रहेगा, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दादाजी की बात सबको माननी ही पड़ी। वो भिखारी हस्बैंड शौर्य वही शिप्रा के घर के नौकरों के कमरे में रहने चला गया। अगली ही सुबह शिप्रा अपने फोन पर पैनिक होकर किसी से बात करते हुए निकली। नहीं अनिश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मॉल में सबसे ज्यादा बिक्री मेरे ही ब्रांड के कपड़ों का है। तुम मेरे ब्रांड को वहाँ से हटा कैसे सकते हो? उधर से अनिश नाम के उस बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शिप्रा और तमतमा गई और कहा, ठीक है, मैं वहीं आकर तुमसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर शिप्रा गुस्से में घर से A to Z मॉल के लिए निकल गई। A to Z मॉल राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल था और शिप्रा की क्लोथ कलेक्शन की सेल का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं से आता था। वहाँ के मालिक अनिश ने अचानक शिप्रा के ब्रांड को अपने मॉल में बैन कर दिया था और उसके ब्रांड के सारे कपड़े वहाँ से हटा दिए। शिप्रा जब गुस्से में वहाँ पहुँची तो अनिश अपने कैबिन में चिल कर रहा था। अंदर घुसते ही शिप्रा उस पर चीखने लगी, मगर अनिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहा, एक लड़की जिसका हस्बैंड रास्ते का भिखारी हो, उसका ब्रांड हमारे मॉल में होने से बहुत ही बदनामी हो रही थी। वो ब्रांड हमारे स्टैंडर्ड को गिरा रहा था। ये सुनकर शिप्रा जितना चौंकी उतना ही और गुस्से में भी आ गई। सारे शहर को पता चल चुका था बलवंत राय की पोती की शादी एक भिखारी से करवा दी गई थी। वो गुस्से में बोली, मेरी प्राइवेट लाइफ से मेरे ब्रांड का क्या लेना देना? मेरा ब्रांड इतना पॉपुलर है, कपड़े इतने अच्छे हैं कि मार्केट में आते ही खत्म हो जाते हैं। तुम उसे ऐसे किसी बेकार के कारण से यहाँ से नहीं हटा सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? अनीश ने ऊपर से नीचे तक शिप्रा को गंदी नजरों से देखा और कहा, वैसे एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? वो रास्ता मेरे बेडरूम से होकर जाता है।
ये सुनते ही शिप्रा सर से पांव तक कांप उठी। वो तमतमाते हुए आगे बढ़ी और अनीश को एक जोर का झापड़ लगाया। अनीश गुस्से में आ गया मगर मुस्कुराते हुए कहा, अरे जाने मन, सिर्फ तुम्हारे ब्रांड को जड़ा ही नहीं बल्कि इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ऐसा बोलकर अनीश ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और शिप्रा की तरफ फेंक दिया। एक भिखारी की बीवी के लिए 1 रुपया तो काफी होगा। शिप्रा गुस्से और शर्म के मारे वहाँ से निकल गई। वो घर पहुँची तो देखा उसकी माँ उस भिखारी दामाद से पोंछा लगवा रही थी। उस भिखारी को अपने सामने देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। शिप्रा की माँ ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो पूछा, क्या हुआ शिप्रा बेटा, क्या कहा उस अनीश ने? शिप्रा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने गुस्से में उस भिखारी दामाद को लात मारते हुए कहा, सब इस भिखमंगे की वजह से हुआ है, भाग यहाँ से, राहु केतु की औलाद। शिप्रा का भिखारी पति वहाँ से उठकर चुपचाप चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने राय मेंशन के बूढ़े नौकर से उसका फोन मांगा और कहीं कॉल किया। थोड़ी ही देर बाद शिप्रा का फोन बजा। उसने देखा ये अनीश का फोन है। अनीश का फोन, इसकी मैं अभी बैंड बजाती हूँ। हेलो। मगर उधर से अनीश जो बोला वो सुनकर शिप्रा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अनीश रो रहा था और बोल रहा था, शिप्रा, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया मैं। क्या किया तुमने मेरे साथ? शिप्रा कुछ समझ नहीं पा रही थी। अनीश ये सब क्या बोल रहा है? अभी वो कुछ बोलती उसके पहले ही शिप्रा को फोन पर अनीश की पिटाई की आवाज सुनाई दी और फिर फोन कट गया। उसने जल्दी से टीवी ऑन करके न्यूज लगाया। उसमें ब्रेकिंग न्यूज देखकर वो चौंक पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज, आज अचानक राजस्थान के सबसे बड़े मॉल A to Z के शेयर्स 0 रुपए पर आ गए और अगले 2 सेकंड में ही ऑल को बिग बुल मॉल्स लिमिटेड ने उसे सिर्फ 1 रुपए में खरीद लिया। अरबपति बिजनेसमैन अनीश 2 सेकंड में बना भिखारी। बिग बुल दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनिंग और मॉल की कंपनीज में से एक थी। इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पेरिस जैसे बड़े बड़े देशों में वो पॉपुलर ब्रांड था। शिप्रा ये न्यूज सुनकर समझ गई कि ये पूरा कांड बिग बुल द्वारा जानबूझकर करवाया गया है। मगर बिग बुल ने ऐसा क्यों किया? आखिर अनीश शिप्रा से फोन करके माफी क्यों मांग रहा था? वो समझ नहीं पा रही थी इन सब के पीछे कौन था। अभी वो इन सब सोच में पड़ी थी कि तभी उसका फोन फिर बजा। कोई अननोन नंबर था। उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से कॉल करने वाले की बात सुनकर शिप्रा बेहोश होते होते बची। शिप्रा मैम, बिग बुल्स आपके क्लॉथ ब्रांड में 100 करोड़ रुपए लगाना चाहती है। साथ ही बिग बुल के दुनिया भर के आउटलेट में आपके ब्रांड के कपड़े लगाए जाएंगे। आप बिग बुल के ऑफिस आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। शिप्रा ये सुनकर खुशी से पागल हो गई, मगर अब वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। ये तो पक्का कोई करवा रहा है, मगर कौन और क्यों? और अनीश के कैबिन में जो हुआ वो तो मैंने सिर्फ मॉम को बताया, तो ये सब किससे और कैसे पता चला? तभी शिप्रा कुछ सोचकर चौंक पड़ी। वो भिखारी, जब मैं मॉम को सारी बात बता रही थी तब तो उस वक्त वहाँ सिर्फ वही था। ओह, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो भिखारी है, वो ये सब नहीं कर सकता। मगर कौन? घर में जब सबने ये न्यूज सुनी तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों में ये पहली खुशी की बात घर में आई थी, और वो भी ऐसी खुशी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दादाजी ने ऐलान किया, शिप्रा के इस अचीवमेंट के लिए आज शाम में हमारी तरफ से पार्टी। सभी पार्टी की तैयारी में लग गए। दादाजी अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि तभी दादाजी के फोन की घंटी बजी। उस पर लिखा नाम देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। मुख्तार ने फिर फोन किया था। उन्होंने डरते डरते फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मुख्तार बोला, बलवंत राय, कैसा लग रहा है एक भिखारी को दामाद बनाकर? अब तुम क्या चाहते हो? एक तो तुमने शिप्रा की शादी जबरदस्ती उस भिखारी से करवा दी, उसके बाद भी तुम्हारे उस गुंडे भाई ने फिर से मेरी पोती को छेड़ा। हमने दर्द दिया है, हम ही दवा देंगे। अपनी पोती को बोलो मेरे भाई पर से केस वापस ले ले, फिर कोई तुम्हारी फैमिली को कभी परेशान नहीं करेगा। एक काम कर, आधे घंटे में मुझे होटल राजकमल में मिलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये सब बातें सुनकर राय फैमिली में अफरा तफरी मच गई। पता नहीं मुख्तार नाम का वो गुंडा अब क्या करने वाला था। दादाजी होटल राजकमल जाने की तैयारी करने लगे। शिप्रा ने कहा, दादाजी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, पता नहीं वो क्या कर बैठे। सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा जाएंगे वहाँ। अगर हमें 2 घंटे से ज्यादा लगा तो तुम पुलिस को फोन कर देना। ठीक है दादाजी। दादाजी और शिप्रा के पापा तैयार होकर बाहर निकले तो पता चला ड्राइवर छुट्टी पर है। शौर्य भी अब तक नहाकर नौकरों के कपड़े पहनकर वहाँ आ चुका था। दादाजी ने शौर्य से पूछा, तुम्हें ड्राइविंग आती है? हाँ,
चलिए मैं ही आपको ले चलता हूँ। भिखारियों जैसी दाढ़ी में नौकरों के कपड़े जो कि शौर्य को ठीक भी नहीं आ रहे थे पहनकर वो दादाजी का ड्राइवर बनकर गाड़ी को होटल राजकमल ले गया। दादाजी और शिप्रा के पापा जल्दी से अंदर चले गए और शौर्य वहीं पार्किंग में बैठा रहा। राजकमल होटल राजस्थान के सबसे बड़े होटल्स में था। वहां आने वाले लोगों के ड्राइवर भी महंगे कपड़े पहनते थे। वहां बलवंत राय के ड्राइवर को ऐसी हालत में देखकर सब उन पर हंस रहे थे। उधर जब शिप्रा के दादाजी बलवंत राय और शिप्रा के पापा अंदर पहुंचे तो मुख्तार ने उनसे कहा, मैंने गुस्से में आकर उस भिखारी से आपकी पोती की शादी करवा दी। इस बात से मेरा भाई नाराज है। अगर उससे आपकी पोती की दोबारा शादी करवा दी जाए तो वो शांत बैठ सकता है। क्या? मगर शिप्रा उस भिखारी को तलाक देने को तैयार नहीं है। तो फिर मेरा भाई आपकी फैमिली के साथ क्या करेगा उस पर मेरा कोई जोर नहीं। क्या? तो बोलो क्या करना होगा? मेरी पोती और तुम्हारे गुंडे भाई के चलते हमारे पूरे परिवार की जान पर बनाई है। अगर वो भिखारी ही इस दुनिया में ना रहे तो? हाँ, ये सही है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। तुरंत मुख्तार का एक आदमी शौर्य को बुलाने चला गया। जब वो आदमी शौर्य को लेकर होटल के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, ए रुक, इस भिखारी को अंदर कहाँ लेकर जा रहा है? सड़क का ढाबा समझ लिया है क्या? अबे हट, ज्यादा बड़बड़ की तो 1 सेकंड के अंदर तेरी लाश यहाँ मिलेगी। शोर शराबा सुनकर 4 मुस्टंडे हट्टे कट्टे गार्ड वहाँ पहुँच गए और उस गुंडे को पकड़ लिया। तभी भिखारी शौर्य बोला, मुख्तार डॉन ने बुलाया है मुझे अंदर। मुख्तार का नाम सुनकर उन सब ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वो डर के मारे कांपने लगे और एक तरफ हट गए। गुंडा शौर्य को लेकर अंदर गया। पूरा होटल एक भिखारी को वहाँ देखकर हैरान था। मुख्तार का आदमी शौर्य को लेकर उस कमरे में पहुंचा। वहाँ बलवंत राय और शिप्रा के पापा पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही भिखारी शौर्य अंदर घुसा, बलवंत राय और शिप्रा के पापा तेजी से उठे और हड़बड़ाकर कहा, अब ये भिखारी तुम्हारे हवाले, जो करना है इसके साथ करो। ऐसा बोलकर वो दोनों बाहर से दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग गए। अंदर अब बस मुख्तार और शौर्य थे। मुख्तार ने अपनी बंदूक निकालकर शौर्य के सर पर रख दिया। भिखारी होकर अमीरों के पैसे पर ऐश करना चाहता है? चल तुझे भिखारी की लाइफ से आजादी दिलवाता हूँ। बस एक गोली और तेरे ऐश ही ऐश। और तभी शौर्य बोला। ये देखकर मुख्तार के होश उड़ गए। उसने भी सोचा था ये गूंगा है। शौर्य बोला, साहब मेरी एक अंतिम इच्छा है, वो पूरी कर दो। मुझे बस एक फोन करने दो। अच्छा, तेरे पास भी फोन करने के लिए रिश्तेदार हैं? सही है भाई, चल कर ले अपनी अंतिम इच्छा पूरी। ऐसा बोलकर मुख्तार ने अपना फोन भिखारी शौर्य को दे दिया। शौर्य ने फोन लिया और एक नंबर डायल किया और बस एक मिस कॉल देकर फोन कट कर दिया। मुख्तार ये देखकर हंसने लगा। अबे ये तुझ जैसे भिखमंगे का फोन नहीं है कि मिस कॉल दे। मुख्तार डॉन का फोन है, मुख्तार डॉन का। कर ले बात, तेरे पास बस 1 मिनट है। अभी मुख्तार डॉन अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजने लगी। होटल के सामने धूल का गुबार छा गया। मुख्तार चौंक पड़ा। हेलीकॉप्टर्स! ये किसने बुलाया? ए भिखारी, किसे मिस कॉल दिया था तूने? कौन है तू? इससे पहले कि मुख्तार को अपने सवालों के जवाब मिल पाते, तभी दरवाजा एक झटके में खुला और धुएं से भरा एक बॉम्ब लुढ़कता हुआ अंदर आया और पूरा कमरा धुआं-धुआं हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? ये धुआं कहाँ से आया? मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी उस धुएं में मुख्तार के सर पर ऐसा वार हुआ कि मुख्तार वहीं बेहोश होकर गिर गया। लेकिन जब उससे होश आया तो वो एक कमरे में उल्टा लटका हुआ था। कौन लाया मुझे? छोड़ दो मुझे। तभी उस कमरे में आया एक काला सूट पहने मास्क लगाए आदमी और मुख्तार से बोला, हमारे बॉस से बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बॉस? कौन बॉस? भाई मैं तो जानता भी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। जब नहीं जानता तो क्यों हीरो बनने चला था? अब मर। नहीं भाई, मुझे मत मारना। मैं तुम्हारे बॉस से माफी मांगने को तैयार हूँ। बस एक बार बता दो कि वो कौन है। काले सूट वाले आदमी ने मुख्तार को जैसे ही मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई, मुख्तार के होश उड़ गए। क्या? ये है तुम्हारा बॉस? हे भगवान! एक तरफ मुख्तार डर से थर-थर कांप रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिप्रा का भिखारी पति भी गुस्से से दिल मिलाया हुआ था। मुख्तार की खबर जैसे ही शिप्रा के दादा को लगी, वो चौंक पड़े और शौर्य से बोले, आज आपने दूसरी बार हमारे परिवार की जान बचाई है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी राहुल बीच में बोला, क्यों ना हम इन्हें नौकरी पर रख लें? सही कहा राहुल, आप हमारे घर चलिए। शौर्य ने आज तक किसी से बात तक नहीं की थी, पर आज मजबूरी में उसे अपना मुंह खोलना पड़ा था। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शौर्य को बोलता देख सभी लोग चौंक गए। बलवंत जी शौर्य से बोले, तुम बोल सकते हो, अगर ऐसा है तो शादी में क्यों नहीं बोले? गूंगे क्यों बने रहे? वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस इतना जान लो
कि अगर मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। ये सुनकर शिप्रा की माँ गुस्से में बोली, वाह क्या बात है, अब भिखारी भी शर्तें रखने लगे। लेकिन बलवंत राय ने कहा, तुमने 2 बार हमारी मदद की है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं कभी अपना ये हुलिया नहीं बदलूंगा, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। और दूसरी बात, आप लोग कभी मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, तुम आज से हमारे ड्राइवर, तुम्हारा रहना खाना सब हमारे घर पर होगा। शौर्य ने अपना सामान उठाया और उनके साथ जाने लगा। लेकिन तभी शिप्रा की माँ सरला ने देखा कि शौर्य जहाँ बैठा था वहाँ एक पर्ची गिरी है। वो पास गईं और उन्होंने वो पर्ची खोल कर देखी, जिसे पढ़कर सरला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने वो कागज अपने ससुर बलवंत जी को दिखाई, जिसे देख वो भी शॉक्ड हो गए और कुछ सोचकर बोले, तू खाम खाना उस पर शक कर रही है, भिखारी है, सड़क पर कोई कागज डाला दिखा होगा और उसने उठा लिया होगा। देख रही है इसकी हालत, खाने तक के पैसे नहीं। सरला बलवंत जी की बात सुनकर चुप हो गईं। जब वो लोग घर के लिए निकले तो सरला ने एक बात नोटिस की, उनके पीछे पीछे 5 से 6 काली गाड़ियां भी आ रही थीं। ये गाड़ियां हमारा पीछा क्यों कर रही हैं? कहीं इसमें इस भिखारी का कोई हाथ तो नहीं? घर पहुंचकर सरला ने सड़क पर देखा, पर अब वहाँ कोई नहीं था। वो लोग घर पहुंचे। शौर्य को उसके नए फिटिंग के कपड़ों में देख शिप्रा हैरान रह गई। फिटिंग के कपड़ों में शौर्य काफी अच्छा दिख रहा था। शिप्रा सोच रही थी कि सिर्फ कपड़े बदलने से इसमें इतना बदलाव आ गया तो दाढ़ी कटाने से तो ये हीरो लगेगा। लेकिन तभी उसने खुद को संभाला कि वो एक भिखारी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। लेकिन जब उसने शौर्य के हाथ में वही गंदा सा भीख मांगने का कटोरा देखा तो बोली, अब तो कम से कम ये कटोरा फेंक दो, इसे अपने साथ क्यों लिए घूम रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। शिप्रा को अजीब लगा, लेकिन उसकी बात इग्नोर करते हुए उसने अपने नौकर से कहा, चाचा इनके रहने का इंतजाम करो, याद रहे मेरे कमरे से दूर कमरा देना। और तुम मिस्टर भिखारी, अगर सच में अपने आप को मेरा पति समझने की कोशिश की या मेरे बेडरूम के आसपास भी दिखे तो जहाँ से आए हो वही वापस फिकवा दूंगी। शौर्य अपने कमरे में गया और सो गया। देर रात को जब शिप्रा की माँ की नींद खुली तो उन्होंने अपनी बालकनी से बाहर झांका और बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गईं, क्योंकि उनके घर के आसपास वही काली इंपोर्टेड गाड़ियाँ घेरा बनाकर खड़ी थीं और 30-40 लोग हथियारों के साथ पूरे घर को घेरे हुए थे। ये लोग ये हमारे घर के पास क्यों खड़े हुए हैं? कौन है ये लोग? कहीं इनका उस भिखारी से कोई लेना देना तो नहीं? वो तुरंत दौड़कर अपने ससुर बलवंत जी के पास पहुंची और उन्हें नींद से जगाया। ससुर जी उठिए, देखिए बाहर क्या हो रहा है। क्या हो गया? क्यों इतनी रात को चिल्ला रही है? हमारे घर के बाहर 30 से 40 हथियारबंद लोग घुस आए हैं। जरूर वो भिखारी हमारे खानदान के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। फिर वही बात, अगर कुछ नहीं निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलवंत जी आधी नींद लिए उसके साथ बालकनी में गए, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर बीना भौचक्की रह गई। कहाँ गए ये लोग? अभी तो यही थे। इतनी सारी गाड़ियाँ और लोग अचानक कैसे गायब हो गए? जरूर तुमने सपना देखा होगा। दिन भर जो उल्टा सीधा सोच रही थी ना, वही सपने में आया। अब एक बार और उस बेचारे भिखारी पर कोई इल्जाम लगाया तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बहू हो। क्या उन्हें कोई वहम हुआ था या सच में वहाँ हथियारबंद लोग आए थे? पर क्यों? किसी को मारने के लिए या किसी को बचाने के लिए? इसका खुलासा आज आपके सामने ही होगा। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपनी जिंदगी में अचानक से इतने उतार चढ़ाव से शिप्रा बहुत उदास हो गई। लेकिन तभी कुछ देर बाद शिप्रा के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देख उसके उदासी भरे चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड बहुत सालों बाद उसके शहर आ रही थी। वो एयरपोर्ट निकलने के लिए तैयार हुई। गाड़ी में बैठते ही उसने शौर्य से कहा, शौर्य, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं कई सालों बाद। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं उनसे जो भी कहूँ तुम बीच में नहीं बोलना, समझे? जी। वही दूसरी तरफ जैसे ही शिप्रा की माँ बीना ने देखा कि वो दोनों चले गए, बीना घर के बाहर बने शौर्य के कमरे में पहुंची। आज पता लगा कर रहूंगी कि ये भिखारी आखिर क्या खेल रच रहा है। अंदर पहुंचकर उसने शौर्य के सामान की तलाशी लेना शुरू की, लेकिन उसे वहां मिले तो कुछ बदबूदार कपड़े, भीख में मांगे हुए सिक्के, हर जगह से टूटी हुई एक जोड़ी चप्पल और उसका भीख मांगने का वो कटोरा जो वो हमेशा अपने साथ लिए घूमता था। निराश होकर उसने खुद से कहा, ये साला भिखारी, इसके पास तो कुछ भी नहीं। गुस्से में उन्होंने शौर्य के भीख मांगने वाले उस कटोरे पर जोर से लात दे मारी और तभी उन्होंने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। ये इस कटोरे के पीछे क्या बना हुआ है? शिप्रा एयरपोर्ट पहुंची। चारों फ्रेंड्स ने एक दूसरे को ग्रीट किया और कार में बैठ गए। कार में बैठते ही शिप्रा की बेस्ट फ्रेंड सविता ने उससे पूछा, शिप्रा, सुना तूने शादी कर ली? हमें बुलाया नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम जीजा जी से मिलवा तो दे। वैसे मैं तो बचपन से जानती थी तो जैसी खूबसूरत लड़की को कोई राजकुमार पति ही मिलेगा। वो करते क्या है? एक्चुअल में वो अमेरिका गए हैं। वो भीख बिजनेस है।
उनका बहुत बड़ा अमेरिका में भी ऑफिस है, इसलिए जाते रहते हैं। शिप्रा का ये झूठ शौर्य को बहुत चुभा, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसके बाद सविता बोली, सुन शिप्रा, तूने जल्दी में मैंने रूम बुक नहीं किया, किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में रूम बुक करा दे। अच्छे क्यों, शहर के बेस्ट 5 स्टार होटल में रूम बुक कराती हूँ। वो लोग उस शहर के आलीशान 5 स्टार होटल सफायर में पहुँचे। वो होटल किसी महल से कम नहीं था। शिप्रा ने कार से उतरकर शौर्य से कहा, ड्राइवर तुम कार में ही वेट करो, मैं अभी आती हूँ। शिप्रा रिसेप्शनिस्ट के पास पहुँची और बोली, मेरी फ्रेंड के लिए इस होटल का सबसे अच्छा रूम बुक कीजिए। सॉरी मैडम, आज सबसे अच्छा क्या कोई रूम बुक नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ देश के सबसे बड़े राजा उपमन्यु जी अपने साथियों के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी आम आदमी को रूम देने से मना किया है। प्लीज कुछ कीजिए, मैं 3 गुना पैसे देने को रेडी हूँ। सॉरी मैडम, आप तो जानती है उपमन्यु जी आज भी देश के सबसे बड़े राजा है। उनके आगे बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी सिर झुकाता है। देश के सभी अहम फैसले उनकी हाँ के बिना पॉसिबल नहीं। अब ऐसे राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। उदास मन से शिप्रा वापस जाने लगी कि तभी एक और मुसीबत उसके गले पड़ गई। वहाँ आ गया शमित, वही शमित जो अनीश का जिगरी दोस्त और पार्टनर था, जिसने अपने स्टोर से शिप्रा का ब्रांड ये कहकर हटा दिया था कि वो किसी भिखारी की बीवी के ब्रांड को अपने स्टोर में प्रमोट नहीं कर सकते। उसे देख शिप्रा की हालत खराब हो गई। अरे शिप्रा जी, आप अकेले? आपका वो भिखारी पति कहाँ है? क्या इस होटल में वो टॉयलेट साफ करने का काम करने लगा? शमित की इस बेइज्जती पर शिप्रा तो कुछ नहीं बोल सकी, पर शिप्रा की बेस्ट फ्रेंड बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। जानते हो इसका पति कितना अमीर और बड़ा आदमी है? फिलहाल वो अमेरिका में है। ये सुन शमित जोर जोर से हंसकर बोला, अरे और अमीर? वो तो इस शहर का सबसे बड़ा गरीब है। कटोरा लेकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठा रहता है। अरे वो रहा, कार में छुपा बैठा है। शिप्रा की चुप्पी देख उसकी फ्रेंड समझ गई कि शमित जो कह रहा है सच है। उसने गुस्से से शिप्रा से कहा, शिप्रा, तुमने मुझसे झूठ कहा, इस भिखारी से शादी की और मुझसे बोली तुम्हारा पति बिजनेसमैन है, वो भी अमेरिका में। अगर तुम पहले बताती तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। किसी भिखारी की पत्नी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। शिप्रा का मजाक उड़ता देख आसपास के सब लोग उस पर हंसने लगे। सबके सामने अपनी यूं बेइज्जती होती देख शिप्रा का मन किया कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। और तभी शमित ने शिप्रा का हाथ पकड़कर बोला, वैसे शिप्रा, इस होटल में ना सही हम किसी और होटल में चल सकते हैं। मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए वैसा ही है। तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। उसने ये कहा ही था कि शौर्य आया और उसने शमित का कॉलर पकड़ लिया। होटल के बाहर हल्ला मच गया। तभी वहाँ राजा उपमन्यु अपने 15 बॉडीगार्ड्स और 50 मंत्रियों के साथ निकले। ये हल्ला देखकर वो रुक गए और जैसे ही उनकी नजर शौर्य पर पड़ी वो चौंक गए। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को रोका और खुद अकेले शौर्य के पास पहुँचे। शौर्य जी, आप और यहाँ? राजा उपमन्यु को सभी जानते थे। किसी को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा राजा शौर्य से क्यों बात कर रहा है, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद तो वहाँ सबको चक्कर से आ गए। भला आप अपने ही होटल के बाहर क्यों खड़े हैं? पहले बताते तो मैं अपने साथियों के साथ किसी और होटल में ठहर जाता। शिप्रा और शमित को तो मानो काटो तो खून नहीं। एक भिखारी के आगे एक राजा, वो भी सिर झुकाए हुए खड़ा था। लेकिन इन दोनों से बड़ा झटका तो शिप्रा की माँ बीना को लगा जब उसने देखा कि शौर्य के उस भीख मांगने वाले कटोरे के पीछे एक स्कैनर लगा हुआ था। भला इस भीख के कटोरे के पीछे ये स्कैनर कैसा? उसने अपना फोन निकाला और उस QR कोड को स्कैन किया और शौर्य का जो सच सामने आया उसे देख उसके हाथ से वो कटोरा गिर गया। वो तुरंत भागकर अपने ससुर बलवंत राय के पास पहुंची और उन्हें मोबाइल दिखाते हुए बोली, ये देखिए अपने उस भिखारी की सच्चाई। और पहली बार बलवंत राय भी चौंक गए। इस दाढ़ी के पीछे ये इंसान होगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। हमें जल्दी शिप्रा को सब सच बताना होगा। लेकिन जैसे ही वो होटल सफायर पहुँचे वहाँ का नजारा देख उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या दिखा शिप्रा की माँ को उस कटोरे के पीछे बने QR को स्कैन करने पर? जिस राजा के आगे सारा देश झुकता था वो क्यों एक मामूली भिखारी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था? बलवंत और शिप्रा की माँ जब होटल सफायर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? क्या है शौर्य की सच्चाई? वो एक भिखारी नहीं तो क्या है? क्यों शौर्य अपनी दाढ़ी कटाने से डरता था? क्या होगा जब शौर्य की सच्चाई आएगी शिप्रा के सामने? जानने के लिए फ्री में सुनिए वो कहानी जो आज बन गई है सबकी फेवरेट, बेगर हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट FM पर। डाउनलोड नाउ। काम हो गया, अब
अब अगला कदम तुम्हारा। शहर के सबसे अमीर लड़के शिप्रा ने जिसे मजबूरी में अपना पति मान लिया था, अब उसी आदमी की हरकतें उसे डराने लगी थी। दिन भर जो चुपचाप एक मामूली भिखारी बनकर घूमता था, वो चोरी छिपे किसी से मिल रहा था। फटे कपड़े, हाथ में कटोरा, लेकिन उसकी हरकतें किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। पूरे 6 लाख है और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हे भगवान, ये मेरी शादी किससे हो गई? आखिर ये आदमी है कौन? क्या शिप्रा से शादी करके वो कोई बड़ा फ्रॉड करने वाला है? क्या कोई शख्स पर्दे के पीछे से उसे ये सब करवा रहा है, या फिर ये भिखारी खुद ही किसी ऐसी साजिश का मास्टरमाइंड है जिसका अगला निशाना शिप्रा और उसका परिवार है? एक भिखारी ही मिला था शादी करने के लिए तुझे शिप्रा, जिसकी बदबू के कारण कोई उसे अपने पास ना बैठाता हो। तूने उससे शादी कर ली, आखिर क्यों? क्यों? इसके पीछे एक ऐसी वजह है रूही, जिसे मैं अभी बता नहीं सकती, पर मैं इसकी पत्नी हूँ, इतना जानती हूँ। शिप्रा की बात सुनते ही शादी में आए लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उलझे बाल, फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी, कंधे पर गंदा सा झोला, और उसी हालत में शिप्रा का दूल्हा मंडप में खड़ा था। शादी के मंत्रोच्चार के बीच ये नजारा सबको हैरान कर रहा था। ये शादी संपन्न हुई। वर और वधू अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले। शिप्रा एक 6 फुट के फटेहाल भिखारी शौर्य की दुल्हन बन चुकी थी। ये देखकर उसका भाई राहुल डबडबाई आंखों से बोल पड़ा, दीदी सॉरी, आपको मेरे कारण। भाई, तुझसे ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं। ये कहते ही राहुल ने नजरें झुका ली। तभी शिप्रा का भिखारी दूल्हा भीड़ से बचते हुए साइड में गया और अपने झोले से एक महंगा फोन निकालकर धीरे से बात करने लगा। विक्रम, काम हो गया, अब अगला कदम तुम्हारा। लेकिन शिप्रा नहीं जानती थी जिसे वो अपना पति मान रही है, वो कोई आम भिखारी नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी और उलझने लगी। क्यों लाडो रानी, खाना प्लेट में खाओगी या हाथ में कटोरा रख दे? आखिर तुम एक भिखारी की पत्नी जो ठहरी। शिप्रा ने सीधे कुछ नहीं कहा, मगर डाइनिंग टेबल पर जैसे ऐलान करते हुए बोली, मैं इस घर में अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी, तो बेहतर है आप सब अपनी डिग्निटी बनाए रखें। हालांकि शिप्रा का अपने पति से कोई खास रिश्ता नहीं था, दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, फिर भी उसका ये व्यवहार सबको हैरान कर रहा था। माँ, मैं मंदिर होकर आती हूँ, बहुत बेचैनी लग रही है। लेकिन मंदिर पहुंचकर शिप्रा ने जो देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। मंदिर के पीछे उसका भिखारी पति शौर्य धीमी आवाज में एक लड़की से बात कर रहा था। ये लो मेघा, पूरे 6 लाख है और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये देखकर शिप्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक भिखारी और इसके पास इतने पैसे, कहीं इसने हमारे घर से चोरी तो नहीं की? तभी उसे सुबह की बात याद आई, जब उसके पिता राजदीप ने शौर्य को कुछ पैसे देने चाहे थे। नहीं राजदीप राय जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आप चाहें तो राहुल को दे दीजिए, मैं उसके साथ जाकर अपने लिए कपड़े ले लूंगा। उस वक्त उसकी खुददारी ने शिप्रा का दिल छू लिया था, लेकिन अब वही श्रवण किसी और लड़की को लाखों रुपए दे रहा था। ये देखकर वो घबरा गई। हे भगवान, ये मेरी शादी किससे हो गई? तभी अचानक मंदिर में हंगामा मच गया। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। ये खतरनाक गुंडा रजत यहाँ कैसे? वो गंदी हंसी हंसते हुए शिप्रा को घूर रहा था। सुना है तुम्हारी शादी एक भिखारी से करवा दी गई। अफसोस हुआ, सोचा हम भाई की गलती सुधार दें। शादी उससे सही, मगर हनीमून हम मनाएंगे। इतना कहकर वो शिप्रा को जबरदस्ती उठा लेता है, लेकिन तभी एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ता है और शिप्रा छूटकर दूर गिर जाती है। शिप्रा ने हैरानी से देखा, उसके सामने शौर्य खड़ा था। रजत, ये तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होनी चाहिए। दोबारा अगर तूने मेरी बीवी की तरफ नजर डाली तो सिर्फ तेरी आंखें नहीं निकालूंगा, बल्कि तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। इससे पहले कि शौर्य अपनी बात पूरी कर पाता, निहत्था